चैप्टर 1 मधोशी भरी रात। मुंबई टॉक्सिक क्लब। पूरे क्लब में म्यूजिक का जोरों का शोर सुनाई दे रहा था और डांस फ्लोर पर कुछ लड़के और लड़कियां नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे। कुछ होश में थे लेकिन आधे। वही क्लब में बार काउंटर के पास दो खूबसूरत लड़कियां बैठी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, यार काशी चल ना, हम भी डांस करते हैं। वो दूसरी लड़की यानी कि काशी जवाब देती है, सिया आप तो जानती है ना, हमें ये सब पसंद नहीं है, और ऊपर से यहाँ इतना शोर है। एक तो हम घर में चाचा जी को झूठ बोल के यहाँ आए हैं, और ये विराज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। आप जाके उनको बोलिए ना कि हम घर जाना चाहते हैं। सिया जवाब देते हुए बोली, काशी यार आज बेचारे का बर्थडे है, एंजॉय करने देना उसे। वैसे भी मेरे उस सो कॉल्ड बाप और तेरे सो कॉल्ड चाचा जी को हमारी कोई फिक्र नहीं है, तो तू उनकी टेंशन ना ले। कुछ देर उसको एंजॉय करते हैं फिर चलेंगे। सिया और काशी फिर से अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। वही दूर कोने में बैठा एक लड़का काशी को लस्त भरी नजरों से देख रहा था। वो एक वेटर को बुला के उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देके भेज देता है। वेटर कुछ ही देर में काशी और सिया के पास एक ड्रिंक लेके हाजिर हो जाता है। काशी जिसको बहुत प्यास लग रही थी वो ऑरेंज जूस देख के उसे उठा लेती है और एक ही सांस में खत्म कर देती है। काशी के जूस पीते ही वो लड़का एक डेविल स्माइल करता है और उठ के वहां से साइड में चला जाता है और उस वेटर को नोटों का बंडल देके निकल जाता है। काशी को कुछ ही देर में चक्कर आने लगते हैं। वो सिया को वॉशरूम का बोल के चली जाती है। सिया जो विराज का डांस देखने में बिजी थी वो काशी को और ज्यादा ध्यान नहीं देती। काशी खुद को संभालते सीधे वॉशरूम की ओर जाने लगती है, लेकिन अब तो उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। काशी खुद को जगा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन तभी उसको अपनी कमर पर किसी का ठंडा हाथ महसूस होता है। काशी एकदम से उस हाथ को हटा देती है और पलट के देखती है, तो वही लड़का खड़ा मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। वो लड़का काशी की तरफ बढ़ने लगा और बेशर्म की तरह बोला, बेबी गर्मी लग रही है बहुत, चलो मेरे साथ, तुम्हारी सारी गर्मी मिटा दूंगा। काशी अपनी अधखुली आंखों से ही उस लड़के की हैवानियत को देख पा रही थी। वो पीछे हटने लगती है लेकिन वो लड़का उसके पास आता ही जा रहा था। वो लड़का काशी के दोनों हाथों को जबरदस्ती पकड़ के दीवार से लगा देता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। काशी अपने फेस को इधर उधर करने लगती है। वो लड़का जबरदस्त काशी के जबड़े को अपने हाथों में पकड़ के दबा देता है। काशी पूरी ताकत से उस लड़के प्राइवेट पार्ट पर अपने पैरों से वार करती है और उसे धक्का दे देती है। वो लड़का अपने नीचे हाथ रख के दर्द से चिल्लाने लगता है। तब तक काशी मौका देख के अपना सिर पकड़ के भागने लगती है। वो लड़का उसके पीछे जाता है लेकिन तब तक काशी लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर आ जाती है और जल्दी से एक रूम में घुस जाती है। वो डोर से लग के लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उस रूम के बाथरूम का डोर ओपन होता है और एक हैंडसम लड़का अपनी कमर पर टॉवल लपटे बाहर आता है। अपने कमरे में एक लड़की को देख के उसे लड़के को आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से से लंबे कदमों से उसके पास आता है और उसका गला पकड़ के उसे दीवार से लगा के बोला, कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वो लड़का काशी के गले को दबाने लगता है लेकिन उसे महसूस होता है कि काशी की बॉडी भट्टी की तरह जल रही है। वो काशी को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही काशी लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपनी उखड़ती सांसों के साथ उसे बोली, मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा बोल के काशी अपने कपड़े उतारने लगती है। वो लड़का काशी की सारी हरकतें देख रहा था। काशी की हालत देख के उसे समझ आ गया था कि उसे ड्रग दिया गया है। वो लड़का मुंह फेर के खड़ा हो जाता है और अपना फोन लेके अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगता है ताकि वो डॉक्टर को बुला सके, लेकिन उससे पहले ही उसे अपने ऊपर किसी के मुलायम हाथ महसूस होते हैं। काशी के हाथ उस लड़के की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। काशी को उसकी ठंडी बॉडी बड़ा ही आराम पहुंचा रही थी। काशी अपने हाथ जल्दी जल्दी मूव करने लगती है। वो लड़का पलट जाता है लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखें फैल जाती है क्योंकि काशी उसे देखते ही उसके लाल होठों पर अपने नर्म होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। काशी को किस करना नहीं आता था, इसलिए वो कैंडी की तरह उसके होठों को चबा रही थी। ये देख के उस लड़के के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो काशी की कमर पर हाथ रख के उसे खुद से चिपका लेता है और उसके बालों में हाथ रख के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठा के बोला, गलती की शुरुआत आपने की है और ये गलती आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी।
इतना बोल के वो काशी के गुलाबी गर्म होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। पूरी रात वो लड़का काशी को इसी तरह प्यार करता रहता है। काशी तो बहुत पहले ही थक चुकी थी, लेकिन वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वो लड़का सुबह के 5 बजे अपने फोन की आवाज से होश में आता है। वो काशी से दूर होता है और कॉल अटेंड करता है। सामने वाले इंसान की बात सुन के जवाब देता है, जेट रेडी करो, हम अभी निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का कॉल कट करके एक नजर काशी को देखता है, को सुकून से सोई हुई थी। उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो रेडी होके बाहर आता है और कुछ सोच के काशी की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर उसको ऐसे ही देखने के बाद वो अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाल के काशी को पहना देता है और एक पेपर उठा के उस पर कुछ लिख के वही साइड टेबल पर रख के निकल जाता है। सुबह के 10 बजे धीरे धीरे काशी की नींद खुलने लगती है। वो अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक अनजान जगह पाके उसके होश उड़ जाते हैं। वो उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद हिम्मत करके उठ जाती है और अपनी हालत और रूम की हालत देख के उसे सब समझ आ जाता है कि उसी साथ क्या हुआ है। वो अपने आंसू साफ करके बाथरूम में चली जाती है। वही उसके लिए कुछ कपड़े भी रखे थे जो शायद उस लड़के ने ही रखे होंगे, जिन्हें पहन के बाहर आती है। काशी को अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। वो अपने हाथ में पहने उस ब्रेसलेट को एक नजर देखती है, उसमें का सिंबल बना हुआ था। काशी आगे जाती है और उसकी नजर उस पेपर पर पड़ती है जिसने लिखा था, थैंक्स फॉर द अमेजिंग नाइट बेबी, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा, मेरा इंतजार करना और अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस दुनिया को राख कर दूंगा, क्योंकि जब से तुम मुझे मिली हो तुम पर मेरा हक हो गया है हमेशा के लिए। लास्ट में वही लिखा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। काशी उसे पेपर में लिखी बातों को पढ़ के और भी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे इतना तो याद था कि कल जो भी हुआ उसमें पहल उसने ही की थी। काशी उसे पेपर को लेके वहां से निकल जाती है। वो सीधा अपने घर जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सिया, जो कल रात से उसके लिए परेशान थी, उसे देख के खुश हो जाती है, लेकिन काशी का चेहरा देख के कुछ बोलने को होती है कि काशी उसे बाद में बात करने का बोल के खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सिया भी बाद में बात करने का सोच के चुप हो जाती है और अपनी अकादमी निकल जाती है। सिया और काशी दोनों ही अकादमी में बच्चों को डांस सीखती थी और काशी एक ऑफिस में काम भी करती थी। CH2 अक्षत पे अटैक। काशी उसे दिन अपने रूम से बाहर ही नहीं आती, खुद को उसने जैसे कैद ही कर लिया था। वो पूरे टाइम अंदर ही रहती है। रात को सिया वापस आती है और काशी को बाहर ना देख के उसको टेंशन होने लगती है। वो जाके काशी के रूम का डोर नॉक करती है, लेकिन काशी उसे कल सुबह बात करने का बोल के जाने को बोल देती है। लेकिन सिया भी कौन सा कम जिद्दी थी, वो जिद पे एट जाती है और काशी को रूम ओपन करना पड़ता है। सिया काशी का चेहरा देख के डर जाती है, क्योंकि उसका पूरा फेस लाल हो चुका था और ऐसा तभी होता था जब काशी को बुखार होता था। सिया गुस्से और फिक्र के साथ, होली है, ये क्या हाल बना रखा है सोन अपना। काशी काशी जाके बेड पे लेट जाती है और सिया जल्दी से जाके उसके लिए खाना और मेडिसिन लाती है। सिया काशी को खाना खिला के दवाई देती है और उसे सुला देती है। वही दूसरी ओर वो लड़का क्लब से निकल के सीधा एयरपोर्ट जाता है और अपने जेट से लंदन के लिए निकल जाता है। वो जेट में बैठ के अपना काम करने लगता है। तभी उसके पास उसका पर्सनल गार्ड आता है और उसको एक फाइल देते हुए बोलता है, हुकुम सा, इसमें उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने मांगी थी। ये है राणा और वो लड़का है अक्षत राठौर, राजस्थान का। हुकुम सा, जो किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मुंबई गया था और काशी के साथ रात बिता चुका था। अक्षत राणा को जाने का इशारा करता है और खुद फाइल से इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। काशी 24 साल की लड़की, एक छोटी सी फर्म में असिस्टेंट की जॉब करती है। माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बस एक मुंह बोला चाचा है जो कि शराबी किस्म का इंसान है, और उसकी एक बेटी है सिया, जो काशी को जान से भी ज्यादा प्यारी है। दोनों बहनें की तरह रहती है। काशी का चाचा विश सिंह काशी के टुकड़ों पे पल रहा है, कोई काम नहीं करता। काशी MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करती लोग उसके जिस्म की सौदेबाजी करते, इसलिए एक मामूली असिस्टेंट की जॉब कर रही थी। अक्षत राठौर, राजस्थान का हुकुम सा, इंडिया का मोस्ट हैंडसम बैचलर, लड़कियों के दिलों की धड़कन। लेकिन इन जनाब को लड़कियों से एलर्जी है। जब भी कोई लड़की पास आने की कोशिश करती है तो ये उसको ऐसे गायब करते हैं मानो वो कभी इस धरती पे आई ही नहीं थी। पता नहीं अभी तक काशी कैसे बच रही है।
मुझे तो लगता है हुकुम सा लट्टू हो गए है हमारी काशी पे। अक्षत सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ के राणा को कुछ इंस्ट्रक्शन देके फिर से काम करने लगता है। अक्षत का जेट लैंड करता है और वो अपने उसी डाक ओरा के साथ बाहर आए हैं। बाहर ही उषा असिस्टेंट जो लंदन में सारे काम देखता था उसी लिए वेट कर रहा था। अक्षत के बाहर आते ही सारे गार्ड्स अक्षत को कवर कर लेते हैं और राणा उसके किए कार का डोर ओपन करता है। अक्षत बिना भाव के अंदर बढ़ हंसता है और साथ ही उसका असिस्टेंट और राणा भी। असिस्टेंट उसे कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है जिसके लिए अक्षत यहाँ आया था। वही दूसरी ओर इंडिया में नेक्स्ट मॉर्निंग काशी ने खुद को संभाल लिया था और जो भी हुआ उसे अपनी किस्मत मान लिया था। काशी की तबीयत भी ठीक थी, वो वही पुरानी काशी बन के फिर से काम में लग जाती है। सबसे पहले नाश्ता रेडी करती है और फिर जाके सिया को उठती है। सिया फिर से अपनी पुरानी काशी को देख के खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। काशी प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती है। सिया उसे से अलग होती है और उससे क्लब नाइट के बारे में पूछती है लेकिन काशी बात को टाल देती है। सिया भी समझ जाती है कि काशी उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती इसलिए कुछ नहीं पूछती। थोड़ी ही देर में दोनों रेडी होके नाश्ता करती है और अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। काशी भी अब उस रात को भूल चुकी थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन हर वक्त अक्षत का एहसास उसे कुछ एहसास करा ही देता था। और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। मुंबई एयरपोर्ट पे अक्षत का प्राइवेट जेट लैंड करता है और अक्षत अपने वही डाक ओरा के साथ बाहर आता है और अपनी कार में आके बैठ जाता है। राणा आगे वाली सीट पे बैठ जाता है। राणा पूछता है, हुकुम सा कहाँ जाना है? अक्षत जवाब देता है, मॉल चलो। ड्राइवर गाड़ी मॉल की ओर घुमा देता है। अक्षत अपने टैब में कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अचानक उसकी आंखें अंगारे उगलने लगती है और उसकी पकड़ टैब पे कस जाती है। राणा को कुछ इंस्ट्रक्शन देके वो खुद को कंट्रोल करने लगता है। वही काशी और सिया ने शॉपिंग करने जा डिसाइड किया था और वो दोनों भी उसी मॉल में थी जिस मॉल का अक्षत भी बोला था। और जब वो दोनों अंदर जा रही थी तभी एक लड़का जानबूझकर काशी से टकरा गया था सिर्फ उसको छूने के लिए। और ये सब अक्षत के टैब में लाइव चल रहा था और ये सब देख के ही अक्षत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो मॉल पूरा खाली हो चुका था और वो लड़का इस दुनिया से रुखसत। अक्षत लाइव उस लड़के की बॉडी को एसिड में गलते देख रहा था और उसके दिल को सुकून मिल रहा था। काशी और सिया अंदर जाते हैं तो पूरे मॉल को खाली देख के उनको थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सिया उसे जबरदस्ती खींच के ले जाती है। वो आगे जाती है तो दोनों को बस फीमेल स्टाफ ही मिलती है, पूरे मॉल में कोई मेल नहीं था। वो आगे जाती है तो वहाँ की फीमेल हेड खुद उन्हें ग्रेड करती है और दोनों को कपड़े दिखाने लगती है। लेकिन वो सारे ही कपड़े उनकी रेंज से बाहर थी इसलिए वो उनको कम रेंज के कपड़े दिखाने को बोलती है। लेकिन वो अटेंडेंट बोलती है कि आज उनके यहाँ स्पेशल ऑफर चल रहा है जिससे वो आज जो भी कपड़े लेंगी वो सारे फ्री होंगे। फ्री नाम सुनते ही सिया की आंखें चमक जाती है लेकिन काशी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो सिया को रोकने भी करती है लेकिन सिया उसकी एक क्या आधी भी नहीं सुनती। वही दूसरी तरफ अक्षत एक ब्लैक हुडी के साथ मास्क पहने के अंदर आता है, उसने गार्ड्स को वही छोड़ दिया था। राणा ने तो काफी जिद भी की थी लेकिन वो अपनी जान के पास उन सबको लेके नहीं जाना चाहता था, इसलिए खुद ही चला गया। लेकिन उसके दुश्मन जो इसी फिराक में थे वो अपने बॉस को बताते हैं कि अक्षत बिना गार्ड के मॉल के अंदर चला गया है। उनका बॉस उन्हें अटैक करने को बोलता है। वो लोग भी सेक्टर डोर से अंदर चले जाते हैं। अक्षत अंदर जाके उसी सेक्शन में चला जाता है जगह काशी और सिया थे। अक्षत ने पूरा ही मॉल खरीद लिया था। वो किसी को भी अपनी जान को देखने की इजाजत नहीं देता। काशी और सिया अपनी शॉपिंग में लगे थे कि काशी को कुछ अजीब एहसास होता है। वो नजरें घुमा के देखती है तो सामने उसे अक्षत अपनी पॉकेट में हाथ डाले दिखाई देता है। काशी को सिर्फ उसकी नीली आंखें ही दिखाई देती है। उन नीली आंखों को देख के काशी का दिल जोरों से धड़क जाता है। काशी को पसीना आने लगता है। उसकी आंखों के सामने फिर से वही रात आने लगती है जिसे वो शायद 1 साल में भूल चुकी थी। तभी सिया आके उसके कंधे पे हाथ रखती है और काशी से पूछती है, क्या हुआ, तू ठीक तो है? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? काशी कुछ जवाब नहीं देती और वहां से जाने को बोलती है। सिया भी आगे कुछ नहीं बोलती क्योंकि काशी की हरकत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अक्षत अभी भी वही खड़ा था और काशी के हर एक हरकत को देख रहा था। काशी वहां से जाने लगती है कि उसे अक्षत के ऊपर रेड पॉइंट दिखाई देता है। काशी नजर घुमा के देखती है तो एक आदमी अक्षत ओए गन तान खड़ा था और उसे शूट करने वाला था।
काशी जल्दी से भाग के अक्षत को धक्का दे देती है और वो गोली दूर से ही निकल जाती है। अक्षत काशी के साथ नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से एक्शन लेता है और काशी को लेके छुप जाता है और राणा को इन्फॉर्म करके अपनी गन निकाल लेता है और दोनों हाथों में गन लेके उन लोगों को शूट करने लगता है। राणा भी अंदर आ जाता है और उन लोगों को शूट करने लगता है। काशी तो इतना खून देख के ही बहस हो जाती है। अक्षत उसे लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि उन लोगों की तो बंद राणा ने ही बजा दी थी। अक्षत काशी को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। CH3 दीवानगी की एक झलक। मॉल में चल रहे खून खराबे को देख के काशी बहुत ज्यादा ही डर जाती है और डर की वजह से बेहोश हो जाती है। अक्षत जो उसके पास ही था वो उसको संभाल लेता है और उसे लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो राणा को ऑर्डर्स देके जाता है कि सबको खत्म कर दे और अगर कोई बच जाए तो उसे उसके फार्म हाउस पे ले जाए। राणा अपने काम में लग जाता है। वही अक्षत काशी को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसने अभी भी फेस मास्क लगा रखा था और ओवरसाइज कोट डाला हुआ था जिससे उसकी सिर्फ नजली आंखें ही दिखा रही थी। लेकिन इन सब के बाद भी अक्षत की पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आई थी। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि हॉस्पिटल के लोग उसको देखते ही साइड हो जाते हैं। अक्षत काशी को अपनी गोद में लेके अंदर जाता है। हॉस्पिटल के हेड खुद आके काशी को ट्रीट करने के लिए आते हैं। अक्षत काशी को बेड पे लिटा देता है और डॉक्टर काशी को चेक करने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर काशी के हाथ को छूता है उसे चेक करने के लिए अक्षय की नीली आंखें लाल हो जाती है। वो पास में पड़ी सीजो उठा के डॉक्टर के हाथ पे चला देता है। डॉक्टर की सारी उंगलियां कट के गिर जाती है और वो दर्द से चीखने लगता है। अक्षत को उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उसे तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि उसने उसकी जान को छुआ था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सारे डॉक्टर्स डर से पीछे हो जाते हैं। सबके माथे पे पसीना था। अक्षत जोर से चीखता है, फीमेल डॉक्टर को बुला लो। तभी जल्दी से एक फीमेल डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो डॉक्टर डरते हुए काशी को चेक करने लगती है मानो उसने जरा सी भी गलती की और उसका दी एंड हो गया। अक्षत पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे वही खड़ा रहता है। जब तक काशी का ट्रीटमेंट होता है पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका था। सारे मेल डॉक्टर्स को बाहर कर दिया गया था। यहाँ तक कि मेल पेशेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया था। पूरा हॉस्पिटल अक्षत के गार्ड्स के कब्जे में था। ऐसा लग रहा था कि वो हॉस्पिटल ना हो के इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान वालों की फायरिंग का जवाब देने के लिए इंडिया ने सिर्फ ट्रेलर लॉन्च किया हो। लेडी डॉक्टर काशी को चेक करती है और फिर डरते हुए अपना पसीना पोंछ के बोलती है, सर नादम बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उनको होश आ जाएगा। अक्षत उसे कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे घूर के देखता है। वो डॉक्टर तुरंत ही बाहर से निकल लेती है। बाहर आके चैन की सांस लेती है मानो जान बची तो लाखों पाए। अक्षत काशी के पास जाके बैठ जाए है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता था। कुछ देर में रूम का डोर नॉक होता है और राणा की आवाज आती है, हुकुम सा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अक्षत उसे आने को बोलता है और राणा अंदर आके नजरें झुका के खड़ा हो जाता है। अक्षत चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी सूट कर दूं? अगर नहीं तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी मुंह खोलो। राणा हमेशा से ही अक्षत के साथ था, लेकिन फिर भी अक्षत को देखते ही उसे पसीने आने लगते थे। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, हुकुम सा रानी माँ ने आपको घर वापस बुलाया है क्योंकि इस बार अबीर बाबा के आते ही वो आपको शादी करवाना चाहती है और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इस बार आप नहीं आए तो आप उनका मरा मुंह देखोगे। राणा की बात सुन के अक्षत की भौंक टैन जाती है। उसके हाथों की नसें साफ दिखाई देने लगती है। वो राणा को जाने का इशारा करता है और अपना फोन निकल के एक नंबर डायल करता है और सामने वाले के कॉल अटेंड करते ही बोलता है, प्रणाम मासा, हम आ रहे हैं और आपके लिए एक तोहफा भी लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उधर से कुछ जवाब आता है और अक्षत बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देता है। कुछ देर में काशी को होश आने लगता है। वो खुद को हॉस्पिटल में देख के डर जाती है और अपने आप को चेक करने लगती है। सब ठीक होने पे एक चैन की सांस लेती है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और सिया अंदर आती है। काशी उसे देखते ही पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? सिया जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ हॉस्पिटल से कॉल आया था कि तुम यहाँ हो और मैं यहाँ आ गई। काशी को सिर्फ इतना ही याद था कि वो मॉल में उस मास्क मैन के साथ थी और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ वो नीली आंखें ही याद आ रही थी।
वो उठ के बैठ जाती है और सिया को घर जाने को बोलती है। काशी की तबीयत अब ठीक थी तो वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर जाते हैं, उन्हें हाल में ही विश दिखाई देता है। आज उसके तेवर दोनों को ही बदले हुए लग रहे थे। सिया उसको देख के बोलती है, तो आखिर आपको याद आ ही गया कि आपकी एक बेटी और भतीजी भी है, या फिर आज भी हमसे पैसे लेने आए हैं? हार गए होंगे जुए में और अब जान बचाने के लिए हमारे पास आ गए। विश अपनी आंखों में झूठे आंसू के साथ हाथ जोड़कर बोलता है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया गई तुम दोनों के साथ। मैं माफी के लायक तो नहीं लेकिन फिर भी माफी मांगना मेरा फर्ज है। लेकिन बेटा मेरा यकीन करो मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, अब मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बाप होने के सारे फर्ज अदा करना चाहता हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो। उद्धरण चिन्ह। विश के नकली आंसू देख के सिया पे कोई असर नहीं होता लेकिन काशी पिघल जाती है और उसके पास जाके बोलती है, चाचा जी आप रोना बंद कीजिए, हमने आपको माफ कर दिया है। विश जल्दी से अपने आंसू पोंछ के बोलता है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मुझे माफ कर दिया। बेटा मैं तुम्हारा पिता होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। बेटा मैं जानता हूँ ऐसे ही अचानक शादी का बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है और तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। अगर बेटा तुमने कभी भी मुझे अपना पिता माना हो तो प्लीज मना मत करना। लड़का बहुत ही अच्छा है, अगर तुम चाहो तो तुम उससे मिल भी सकती हो। शादी की बात सुन के काशी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने उस रात का मंजर आ जाता है और तभी उसे वो मौल वाली नीली आंखें। विश अपनी अगली चाल चलते हुए होता है, बेटा तुझे तेरी मारी हुई माँ की कसम, तू इस शादी से मना नहीं करेगी। तेरी नाभीटी यही चाहती थी कि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए और वो अब हो रही है। बेटा अपने मारे माँ बाप की खातिर हाँ कर दे। काशी कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो जकड़ी से भाग के अपने रूम में चली जाती है। सिया उसके जाते ही बोलती है, पता था मुझे एस्प बिना मतलब के तो यहाँ कभी नहीं आएंगे और आज एस्प ने अपनी आखिरी हद भी पार कर दी। उद्धरण चिन्ह। विश कुछ बोलने को होता है कि सिया उससे पहले ही वहां से चली जाती है। विश टेढ़ी स्माइल करते हुए सोफे पे पसार जाता है और अपने मन में बोलता है, अगर उस बावली ने शादी के लिए हाँ नहीं की तो घर आई लक्ष्मी चली जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अभी थोड़ी देर पहले विश एक बार में बैठा जुआ खेल रहा था कि तभी वहां राणा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और उसे उठा के जाता है। कुछ ही देर में विश अक्षत के कदमों पे पड़ा था। अक्षत को देख के ही विश को पसीने आने लगते हैं। वो अपने सारे कर्मों को याद करने लगता है, लेकिन उसे बुरे कर्मों का स्टैंडर्ड भी इतना नहीं था कि कभी वो अक्षत जैसे आदमी से भिड़ा हो। अक्षत बिना टाइम वेस्ट किए ही सीधा बोलता है, मुझे काशी से शादी करनी है। विश ठहरा हरामी आदमी। अक्षत को देख के ही वो समझ गया कि उसके समय बैठा इंसान की मामूली इंसान नहीं है। वो अपने दिमाग के घोड़े चलन लगता है। वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते हुए बोलता है, साइड जैसे मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं। हर चीज की कोई कीमत होती है और मैंने उसे इतने सालों तक पाला पोसा है तो बहुत खर्चा हो गया है मेरा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत वश की फितरत अच्छे से समझ रहा था। विश को काशी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने अक्षत से कोई सवाल नहीं जुटा और सीधा उसे कीमत लगन का बोल दिया। इसलिए अक्षत भी सीधे पॉइंट पे आता है, कीमत बोलो। 5 करोड़। विश मकारी से बोलता है। अक्षत अपनी चेक बुक निकाल के चेक फील करता है और उसने अमाउंट फिल करके वश को देते हुए बोलता है, ये रहा 50 करोड़ का चेक। कल शादी होगी, मेरी दुल्हन तैयार होनी चाहिए, वरना तुम्हारे 50 करोड़ टुकड़े कर दूंगा। अक्षत बोल के निकल जाता है और विश 50 करोड़ का चेक सीने से लगाए निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह। विश अपने ख्यालों से बाहर आता है और काशी को मनाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी करके काशी को मनाना था, वरना अक्षत उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। CH4 अक्षत का पागलपन। काशी अपने रूम में आके तकिए में सिर घुसा के रोने लगती है। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, ना वो इस क्लब जाती और ना ही वो सब होता जिसकी वजह से वो अब किसी के लटक ही नहीं बची। वो पूरे रात रोती रहती है और रोते रोते ही सो जाती है। ये जो कुछ भी उनके घर में हो रहा था वो सब अक्षत अपने टैब में देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। काशी के आंसू देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों की और चेहरे की नसें साफ दिखाई दे रही थी और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसके पास खड़ा राणा भी डर से कांप रहा था। उसको तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठा के तो उसको एक बार देख ले। अक्षत टैब को उठा के फेंक देता है। राणा उसका गुस्सा देख के तुरंत रफू चक्कर हो जाता है।
क्योंकि मेरी तरह उसको भी अपनी जान बहुत ही प्यारी थी। अक्षत कुछ ही देर में पूरे कमरे का नक्शा ही बदल देता है। अब है भाई उसी पास पैसे। मेरे जैसे की चवनी भी गुम हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। क्या पता अमीरों के ऐसे शौक होते हो। करो तोड़ फोड़ और नया खरीदो। पैसे भी तो इतने होते हैं, पता नहीं होगा कहाँ खर्च करें, इसलिए तोड़ फोड़ के सामान को शॉपिंग का नया बहाना ढूंढ के निकलते हैं। थोड़ा स्पेस बनाने के लिए अकाउंट में थोड़े मेरी ओर ट्रांसफर कर दे। चलो कोई नहीं, फ्यूचर में तो कोई मिलेगा ही जिसको सिर्फ मुझे ही लुटना है। अब आगे चलते हैं। अक्षत सारा सामान तोड़ के अपने रूम में चला जाता है, जहाँ काशी की एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी, और उस फोटो पे हाथ दे के बोलता है, मैंने तुम्हें रोने का हक नहीं दिया, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने कीमती आंसू ऐसे वेट करने की। तुम्हारे आंसू तुम्हारी खुशी, हर चीज पे सिर्फ मेरा ही हक है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी खुशी हमेशा सिर्फ मेरी ही वजह से होगा। लेकिन अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, होने वाली धर्मपत्नी जी। और इतना बोल के वो एक सनक भरी मुस्कान देता है, अपना फोन निकाल के राणा को कॉल करता है और उसे कुछ ऑर्डर्स दे के अपने बेड पे फेल के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग काशी की नींद जोर की आवाज से खुलती है। सिया उसके रूम का डोर जोर जोर से नॉक कर रही थी। काशी जल्दी से जाके डोर ओपन करती है। सिया रोते हुए उसके गले लग जाती है। काशी डरते हुए पूछती है, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो। सिया रोते हुए बोलती है, पापा को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुन के काशी वही खड़ी खड़ी हिल जाती है, लेकिन उसे सिया को संभलना था, क्योंकि विश चाहे जैसा भी था लेकिन वो सिया का पिता था और वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। काशी खुद को रोने से जबरदस्ती रोकती है और सिया के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। ये सब अक्षत अपने टैब में आराम से देखते हुए अपना मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी क्योंकि सिया ने उसकी जान को छुआ था। और वो गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से काशी का सब कुछ सिर्फ उसका ही था। उसे उसके अलावा और कोई नहीं छू सकता था, फिर वो चाहे लड़की ही क्यों ना हो। वो सनक भरी मुस्कान के साथ बोलता है, साली साहिबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी जान को छुए। लेकिन तुमने गलती की गई तो सजा भी मिलेगी। बिना रीजन के मेरी जान को छुआ कैसे तुमने। बी रेडी फॉर द पनिशमेंट साली साहिबा। और इतना बोल के राणा को फिर कुछ ऑर्डर्स देता है। राणा उसकी बात सुन के पागल हो रहा था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि उसके सामने जो आदमी है वो पागल है, लेकिन इतना पागल है ये सोच के वो खुद ही पागल हो रहा था। कुछ ही देर में काशी और सिया हॉस्पिटल में होते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ फीमेल स्टाफ ही थे। उन्हें एक भी मेल दिखाई तक नहीं देता, यह तक कि सारी फीमेल स्टाफ तक उनसे दूर थी। वो लोग रिसेप्शन पे जाके विश के बारे में पता करते हैं और आईसीयू की ओर निकल जाते हैं। अंदर विश का ऑपरेशन चल रहा था। वो दोनों बाहर ही वेट करने लगते हैं। सिया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। काशी बड़ी मुश्किल से उसको संभाल रही थी। कुछ देर में सिया शांत होती है और काशी उसको वही छोड़ के उसके लिए पानी लेने जाती है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिया बेहोशी की हालत में फर्श पे गिरी हुई थी और उसके हाथों से खून निकल रहा था। काशी जल्दी से उसको उठती है और जल्दी से नर्स की हेल्प से उसे वार्ड के अंदर लेके जाती है। काशी को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। अक्षत फिर से उसके आंसू देख के आउट ऑफ कंट्रोल होता है और राणा की ओर अपनी लाल आंखों से देखता है। राणा कुछ कहने को होता है लेकिन उसे याद आ जाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही जान है, और चुपचाप वहां से निकल लेता है। कुछ देर में काशी के पास डॉक्टर एसटी है और सिया के ठीक होने का बताती है। बस उसके हाथों पे काफी गहरी चोट है, इसलिए ध्यान रखने को बोलती है। काशी सिया के पास जाती है और उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर के होती है, ये सब कैसे हुआ, इतनी चोट कैसे लगी तुझे। सिया याद करते हुए बोलती है, मैं तो आराम से चेयर पे बैठी हुई थी, लेकिन अचानक ही एक आदमी कुछ सामान के साथ वहां आ गया और वो सब मुझ पे ही गिरा दिया। उस सामान में तो वेट नहीं था, लेकिन उस पे कोई केमिकल लगा हुआ था जिससे मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहां अजीब ही स्मेल आ रही थी, और फिर जब उठी तो ये हाथों पे इतनी चोट लगी हुई थी और मुझे कुछ याद नहीं। सिया की बात सुन के काशी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर कोई उनके साथ ये सब क्यों करेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिया को रेस्ट करने का बोल के बाहर आ जाती है, क्योंकि विश का ऑपरेशन अभी तक चल रहा था और डॉक्टर बाहर नहीं आए थे, क्योंकि विश के बिल्कुल दिल के पास वाले हिस्से पे गोली लगी थी। काशी बाहर चेयर पे बैठ के वेट करने लगती जय कि उसका फोन रिंग करता है। काशी कॉल अटेंड करती है और सामने से उसके पड़ोसी शर्मा आंटी बोलती है, बेटा तुम्हारे घर में आग लग गई है।
तुम कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ। काशी के हाथ से ये बात सुनते ही फोन छूट के गिर जाता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर भागती है। कुछ देर में वो अपने घर के बाहर होती है। उस घर पूरा राख हो चुका था। काशी वही जमीन पे बैठ के अपने जलते घर को देख रही थी। पड़ोस की औरतें उसे शांत करवाने लगती है। काशी की हालत अक्षत आराम से अपने किंग साइज काउच पे बैठ के देख रहा था। वो टैप पे हाथ फेर के बोलता है, ये सब तो होना ही था न जान। क्योंकि जब तुम्हारे सारे पुराने रास्ते बंद होंगे तभी तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा जो तुम्हें मेरे पास लेके आएगा। बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास होगी। मैं तुम्हारी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये आपके होने वाले पति का वादा है, होने वाली धर्मपत्नी जी। इतना बोल के अक्षत एक सनक भरी टेढ़ी मुस्कान देता है। वही बेचारा राणा पीछे खड़ा अपने पसीने पोंछ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी जाके फांसी लगा के सुसाइड कर ले, वरना एक ना एक दिन तो उसी सामने बैठा पागल आदमी उसकी अर्थी उठवा ही देगा। लेकिन वो मौत कितनी भयंकर होगी वो कोई भी नहीं सोच सकता था। अक्षत अपना कोट उठा के बोलता है, चलो राणा, चलने का वेट हो गया। धर्मपत्नी जी से मिलने का वक्त हो गया है। अक्षत घर के बाहर आता है और राणा उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और खुद आगे वाली सीट पे बैठ जाता है और हॉस्पिटल के लिए कार निकल जाती है। वही काशी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर तो उसका पूरा खत्म हो चुका था, अब किसी और को खोने की हिम्मत नहीं थी उसने। वो कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसके चाचा जी को होश आ गया है और वो अब खतरे से बाहर है। काशी उनके सामने हाथ जोड़ के बोलती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने मेरे चाचा जी की जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। डॉक्टर काशी को रोकते हुए बोलती है, मैडम आपको अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो वो मुझे नहीं, इस इंसान को बोलिए जो आपके चाचा जी को यहाँ लेके आता। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता, तो आप मुझे नहीं उनको थैंक्स बोलिए। काशी कंफ्यूजन से पूछती है, कौन इंसान? आप किसकी बात कर रही है? डॉक्टर काशी को इशारा करती है और काशी पीछे मुड़ के देखती है और पीछे खड़े इंसान को देख के उसके माथे पे पसीना आ जाता है। CH5 अक्षत की धमकी। काशी डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए उनके केबिन में जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे मना करते हुए बोलती है कि आपको अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो वो मुझे नहीं, इनको बोले। काशी उनकी बात सुन के पीछे पलट के डोर की तरफ देखती है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है सामने खड़े इंसान को देखकर। क्योंकि सामने दरवाजे पर अक्षत खड़ा हुआ था राणा के साथ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नीली आंखें देख के काशी को वो मॉल वाला इंसिडेंट याद आता है और साथ ही उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात भी, जिसके बाद वह किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बची थी। उसको आज भी लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें सिर्फ उसकी गलती थी, क्योंकि उसको याद था कि उसने उस आदमी को आगे से सिड्यूस किया था, लेकिन उसे उस इंसान की नीली आंखों के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। अक्षत अपने खतरनाक ऑरा के साथ चलकर अंदर आता है। उसकी नजरें काशी पर ही टिकी हुई थी। काशी उसकी नीली आंखों को देख के डर रही थी। अक्षत आगे आता है और काशी डर से पीछे होने लगती है। वो टेबल से टकरा जाती है। काशी को देख के अक्षत की बॉडी गर्म हो रही थी, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। अक्षत आके चेयर पे बैठ जाता है और डॉक्टर अपनी जगह से उठ जाती है। डॉक्टर उठते हुए रुमाल से अपना पसीना पूछती है। बस एक ही बात चल रही थी उसके दिमाग में, भगवान बस आज बचा ले मुझे इस जल्लाद से। मैं ये शहर क्या ये प्लेनेट ही छोड़ दूंगी, बस आज मुझ पे रहमत कर दे। इस जल्लाद से बचा ले, खुद अपने हाथों से आपको देसी घी के लाडू बना के खिलाऊंगी। डॉक्टर आगे आके काशी और अक्षत का इंट्रो करवाते हुए बोलती है, मिस काशी, इनसे मिलते, ये है राजस्थान के हुकुमसा अक्षत राठौर। ये ही आपके चाचा जी को हॉस्पिटल लेके आए थे। और मिस्टर राठौर, ये है मिस काशी। डॉक्टर इतना ही बोल पाती है कि अक्षत एक ठंडी निगाह उस पे डालता है और डॉक्टर को आगे की बात उसके किडनी में ही रह जाती है। अक्षत नजरों से ही राणा को इशारा करता है। राणा डॉक्टर को घूर के देखता है और डॉक्टर एक पेशेंट को देखने का बहाना मार के निकल जाती है। काशी की हालत उस रूम में और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे अक्षत से डर लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि जरूरी तो नहीं कि सिर्फ अक्षत की आंखें नीली है तो ये वही इंसान जो गया। ये सोच के वो खुद को कंट्रोल करने लगती है। अक्षत एक तक पैर पे पैर चढ़ाए बैठे काशी को देख रहा था। काशी नजर झुकाए खड़ी थी। अक्षत काशी को ऐसे देख खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, ये सोच के कि काशी उससे डर कैसे सकती है।
अब उसको कौन समझाए कि उसको देख के तो यमराज भी एक पल को डर जाए। वो तो फिर भी एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची है। वो काशी को एकटक देखते हुए बोलता है, क्या बात है मिस काशी, क्या मैं आपको राक्षस दिखाई देता हूँ जो आप ऐसे दूर भाग रही है मुझसे? कोई अपने होने वाले पति से ऐसे डरता है? होने वाले पति सुन के काशी को एक झटका लगता है और वो आंखें फाड़े अक्षत को देखने लगती है। काशी होश में आते हुए अक्षत से बोलती है, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? क्या बकवास कर रहे हैं? आपने मेरे चाचा जी की जान बचाई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके दिल में जो आएगा वो मुझे बोलते चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। काशी जो कभी किसी से गुस्सा नहीं होती थी, वो आज अक्षत से गुस्से में उसके दिल में जो आ रहा था वह बोले चली जा रही थी। शायद वह उस रात का फ्रस्ट्रेशन आज अक्षत पर गुस्सा करके निकल रही थी। काशी की ऐसी बातें सुनकर अक्षत को भी गुस्सा आने लगता है। अक्षत एक झटके से अपनी जगह से खड़ा होता है और काशी का हाथ पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है और उसे अपने पास खींचकर उसके बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे नजरें उठाकर भी देख सके, और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। और रही बात शादी की, तो शादी तो होकर ही रहेगी, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। उद्धरण चिन्ह। काशी अक्षत की हरकत देख के डर जाती है लेकिन खुद को नॉर्मल रखते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है मिस्टर राठौर? राजस्थान के हुकुमसा को ये सब शोभा नहीं देता। और मेरी शादी किससे होगी और किससे नहीं, ये मेरी मर्जी होगी। आप होते कौन है मुझे पे अपने ऑर्डर्स चलन वाले? अपनी ये हुकूमत गिरी कहीं और जाके दिखाएगा, क्योंकि मुझ पे आपकी इन धमकियों का कोई असर नहीं होगा। काशी अक्षत की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो और भी कस के काशी को पकड़ लेता है और दांत पिसते हुए बोलता है, सिर्फ कुछ दिन और तुम मेरी होगी, हमेशा के लिए पूरी तरह से। और तुम खुद चल के मेरे पास आओगी, मुझसे भीख मांगोगी। उद्धरण चिन्ह। काशी अपनी पूरी ताकत से अक्षत को धक्का देके बोलती है, और वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। काशी इतना बोल के वहां से जाने लगती है और अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है, मानो काशी का मजाक उड़ा रहा हो। काशी अपनी मुठिया कस के बंद कर लेती है और वहां से निकल जाती है। काशी बाहर कॉरिडोर में आती है और अक्षत के सारे गार्ड्स, यह तक कि राणा भी अपना सिर झुका के खड़ा हो जाता है। काशी वॉशरूम जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख के रोने लगती है, क्योंकि वो अक्षत के छूते ही पहचान गई थी कि वो वही इंसान है जिसके साथ उसने रात गुजारी थी। उसे वो लेटर भी याद आने लगता है जिसने उसने लिखा था कि वो वापस आएगा और उसे अपना बनाएगा, और आज वो आ भी चुका है वापस। काशी काफी देर तक ऐसे ही रोती रहती है। अक्षत हॉस्पिटल से निकल जसता है और सीधा अपने विला चला जाता है। काशी अपने आंसू साफ करती है और अपने चेहरे पे पानी मार के बोलती है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे उस इंसान से लड़ना होगा। मेरे माँ पापा ने मुझे कभी डरना नहीं सिखाता। नहीं काशी, तू डर नहीं सकती, तुझे लड़ना होगा। काशी अपना चेहरा साफ करती है और सेया की रूम की ओर चली जाती है। उसने डिसाइड किया था कि वो आज ही मुंबई छोड़ के चली जाएगी। वैसे भी मुंबई में उसका कुछ भी बचा नहीं था, उसका घर तक खत्म हो चुका था। उसकी इज्जत आज उसके परिवार की ये हालत थी। वो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेती है और सिया के पास जाके उसे सब समझा देती है। सिया काशी की हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम विश था, क्योंकि वो उसे वहां छोड़ के जा नहीं सकती थी। और अक्षत जैसा पावरफुल इंसान इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि उसे ऐसे ही छोड़ देगा। उसने पक्का ही अपनी सिक्योरिटी उसके पीछे छोड़ रखी होगी। काशी विश के पास जाती है जिसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। विश अभी होश में था। वो काशी को देख के ओरिजिन मास्क हटा देता है। काशी उसके पास बैठ जाती है। विश बोलना शुरू करता है, बेटा मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ना ही मैं पैसे के लालच में अंधा होता और ना ही ये सब होता। विश जैसा लालची इंसान भी आज सुधर गया था या फिर सिर्फ सुधरने का नाटक कर रहा था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विश अपनी आंखों के कोनों से आंसू निकलते हुए बोलता है, बेटा मैंने आज तक बहुत बुरे कर्म किए हैं और आज मुझे उसकी सजा भी मिल रही है। बस जाने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। बेटा वो आदमी राक्षस है, तू सिया को लेके यहाँ से बहुत दूर चली जा, जहाँ वो तेरी परछाई को भी ना छू पाए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? काशी आउचती है। राजस्थान, विश जवान देता है। काशी चुकते हुए बोलती है, राजस्थान? लेकिन हम राजस्थान कैसे जा सकते हैं चाचा जी? वो वहाँ का हुकुम सा है, उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा मेरा पता लगाने में।
विश आगे बोलता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। तुम्हें राजस्थान में बस एक बार अपनी बुआ माया तक पहुंचना होगा। उसके बाद वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बस एक बार तुम और सिया वहां पहुंच जाओ, फिर तुम सेफ हो। काशी आगे बोलती है, लेकिन हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तुम मेरी फिक्र मत करो और मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। विश जवान देता है। काशी मान जाती है और विश उसे पूरा प्लान समझा देता है। काशी और सिया को आज रात ही वहां से निकलना था, वो भी अक्षत के गार्ड से बच के। वो तैयारी करने लगती है। वही काशी के विश के रूम से बाहर आते ही विश किसी को कॉल करके बोलता है, काम हो गया है जीजी। अब तो बस पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सिया का ध्यान रखना, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। विश कुछ देर बाद कॉल कट कर देता है और मक्कारी से मुस्कुराता है और अपने मन में बोलता है, अक्षत राठौर तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। विश का काटा पानी भी नहीं मांगता। कौन होगा अपने प्लान में कामयाब, अक्षत या विश? क्या अक्षत बना पाएगा काशी को? क्या है विश का प्लान? अक्षत करेगा कौन सी हद पार जब उसको काशी के बारे में पता चलेगा? क्या काशी जा पाएगी मुंबई छोड़ के? जानेंगे हम आगे। थैंक यू।